हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात हम आज कर रहे हैं कि यूएई के अंदर आपको वर्क परमिट कैसे मिल सकता है और वर्क परमिट के अलावा क्या क्या आपको लेना पड़ता है। और बाद में हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि यहाँ पर अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो फिर क्या प्रोसीजर होती है और क्या क्या शर्तें उन्होंने उसके लिए रखी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका जो वहाँ का वर्किंग वीज़ा है, वो सबसे पहली बात तो आपको उसके लिए वहाँ की जो है वो जॉब ऑफर आनी चाहिए। उसके अलावा आपको वहाँ पर वर्क वीज़ा मिलना बहुत ज़्यादा कठिन है। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी है। आप कंट्री के अंदर जाकर के जो है वो टूरिस्ट वीज़ा के तहत रह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आप जॉब सर्च भी कर सकते हैं। और दुबई की एक अच्छी बात यह है, दुबई की मैं कहूँ कि यूएई, दुबई तो खैर एक शहर है, यूएई की बात अच्छी ये है कि वहाँ पर जाकर के अगर आप टूरिस्ट वीज़ा भी हैं और वहाँ पर आपको जॉब मिल जाती है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वर्किंग वीज़ा के अंदर। तो उसके लिए आपका जो एम्प्लॉयर है वही आपको हेल्प करने वाला है। एम्प्लॉयर को खाली एक फॉर्म भरना पड़ता है कि इस आदमी को मैंने काम पर रखा हुआ है तो इसको वर्किंग वीज़ा जो है वो दिलाया जाए, और उस माध्यम से अगर आप जाएंगे तो वो ज़्यादा आसान भी हो जाता है। तो ये एक अच्छी इसके अंदर जो है मैं कहूँ कि ट्रिक है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा कर के वहाँ पर जॉब ढूंढ करके फिर उसके बाद अपने वीज़ा को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आपको वहाँ पर वर्किंग वीज़ा मिल सकता है। एक बार वर्किंग वीज़ा आपको यहाँ पर मिल गया, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो लेबर कार्ड और आपका हेल्थ कार्ड भी बनवाना पड़ेगा, और साथ ही साथ वहाँ का रेसिडेंट वीज़ा भी बनवाना पड़ेगा। तो दुबई के अंदर ये दो अलग चीज़ें हैं, आपका वर्किंग वीज़ा अलग होता है और रेसिडेंट वीज़ा अलग होता है। तो सबसे पहले शुरुआत आपको हेल्थ कार्ड से करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हेल्थ कार्ड के लिए आपको आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स वहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे कि इसके पहले आपको कौन सी बीमारी थी, कोई सर्जरी हुई थी क्या वगैरह, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आपकी पासपोर्ट कॉपीज़ वहाँ पर सबमिट करनी होंगी। फ़ोटोग्राफ्स आपके सबमिट करने पड़ेंगे पासपोर्ट साइज़। जॉब ऑफ़र लेटर देनी पड़ेगी। वीज़ा एप्लीकेशन भी वहाँ पर देना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें जो है वो आपको डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज के अंदर जमा करानी होगी। इसी के साथ साथ आपको वहाँ पर एक ब्लड टेस्ट भी करवाना पड़ेगा, वहाँ पर ब्लड सैंपल देना पड़ेगा, जिससे कि ये पता चलेगा कि आपके अंदर कोई भी HIV, हेपेटाइटिस C या ट्यूबरक्लोसिस जैसी कोई भी बीमारी नहीं है। क्योंकि यूएई के ये सख्त नियम है कि कोई भी फॉरेन नेशनलिटी वाला आदमी वहाँ पर आता है तो उसके ब्लड के साथ ये सारे टेस्ट किए जाएँ, क्योंकि यूएई किसी भी ऐसे डिसीज़ वाले व्यक्ति को यूएई के अंदर ठहरने की अनुमति नहीं देता है। एक बार ये सारी टेस्ट आपने कंप्लीट कर ली और सारे आपके अगर कागजात सही रहे तो फिर आपको हेल्थ कार्ड जो है वो इशू कर दिया जाता है, और ये हेल्थ कार्ड जो है वो दुबई के सारे वर्कर्स के लिए मैंडेटरी है। अब आती है बारी लेबर कार्ड की। लेबर कार्ड के लिए जो है वो आपको आपका पासपोर्ट का फ़ोटो, इसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, आपका एंट्री वीज़ा, आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स और आपके एम्प्लॉयर का लेबर लाइसेंस, ये सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को भेजना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो आपका वहाँ पर लेबर कार्ड आ जाएगा। इसके बाद फाइनली आपको जो है वो एक रेसिडेंट वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको जो है वो जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेसिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स, इस ऑफिस के अंदर खुद जाना पड़ेगा, और वहाँ पर आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आपका पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, मेडिकल रिकॉर्ड्स दिखाने पड़ेंगे, हेल्थ केयर सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा, हेल्थ सर्टिफिकेट जो आपने एक्वायर किया है। ओरिजिनल एंट्री परमिट आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा, पासपोर्ट के फ़ोटो देने पड़ेंगे, और साथ ही साथ आपके लेबर कार्ड की कॉपी, और लेबर कार्ड प्रोसेसिंग में जाने के बाद एक रिसीट निकलती है, उसकी भी कॉपी आपको वहाँ पर दिखानी पड़ेगी या उनको देनी पड़ेगी। उसके बाद वो सारी इन चीज़ों को प्रोसेस करेंगे और आपको वहाँ पर फाइनली रेसिडेंट वीज़ा भी मिल जाएगा। तो एक बार आपके हाथ में वर्किंग वीज़ा, हेल्थ कार्ड, लेबर कार्ड और रेसिडेंट वीज़ा, ये 4 चीज़ें आ गई, फिर यू आर फ्री टू गो। फिर आप वहाँ पर काम कर सकते हैं बिल्कुल निश्चिंत होकर के। अब बात कर लेते हैं वहाँ के नेशनलिटी की, यानी कि सिटीजनशिप कैसे मिलेगी।
तो इसके लिए जो है वो उनका एक लॉ उन्होंने बनाया हुआ था, जो कि था लॉ नंबर 17 ऑफ 1972। तो उस लॉ के तहत जो लोग 1972 के बाद में आए हैं उनके ऊपर ये लॉ जो है वो लागू होता है। जो लोग यहाँ पर उससे पहले आए हुए थे और बहुत सालों तक रहे हैं उनको मिल सकती है, और उनके जो डिसेंडेंट्स हैं उनको ऑटोमेटिकली मिल सकती है। लेकिन जो लोग 1972 के बाद यूएई के अंदर आए हुए हैं तो उनको ये लॉ लागू होता है, और उसके तहत ही सारी प्रोविजंस उन्होंने की हुई हैं, जो कि हम आगे भी देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो हम नेशनलिटी बाय बर्थ का ही देखेंगे। तो कोई भी ऐसा बच्चा जिसका पिता जो है वो यूएई का लॉफुल सिटीज़न है, तो फिर उस बच्चे को भी वहाँ की सिटीज़नशिप मिल सकती है। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि यूएई की उसकी माँ है, जो कि लॉफुल सिटीज़न है, लेकिन उसका पिता जो है वो किसी बाहर के कंट्री का है, तो भी वो आदमी जो है वो यूएई की सिटीज़नशिप चाहे तो ले सकता है। दूसरी बात यह है कि कोई अगर ऐसा कपल है जिनके अंदर कोई एक पार्टनर यूएई का सिटीज़न है और दूसरा पार्टनर जो है वो स्टेटलेस एंटिटी है, तो भी आने वाले बच्चे को यूएई की सिटीज़नशिप मिल सकती है अगर वो अप्लाई करे तो। और कोई भी ऐसा बच्चा जो कि अननोन पेरेंट का है लेकिन वो यूएई के अंदर पाया गया है, उसको फाइंड कर लिया गया है और उसके माँ बाप ढूंढे नहीं जा सकते हैं, तो फिर उसको यूएई का ही नागरिक घोषित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं नेशनलिटी बाय मैरिज की। तो कोई भी फॉरेन कंट्री की अगर महिला है जो कि यूएई के आदमी के साथ शादी करती है, तो उसको वहाँ पर 7 साल रहने के बाद, शादी के 7 साल के बाद वहाँ पर नेशनलिटी मिल सकती है। वहीं पर अगर उस औरत को वहाँ पर बच्चे हैं तो यही जो पीरियड है वो 10 साल तक आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर वहाँ पर शादी होती है और उसमें वो हस्बैंड मर जाता है किसी कारणवश, तो भी उस औरत की जो है वो नेशनलिटी छीन नहीं ली जाएगी, बल्कि 7 साल गुजरने के बाद उस औरत को जो है वो वहाँ की नेशनलिटी मिल सकती है। इसी के साथ साथ अगर वो महिला वही के किसी नेशनल के साथ शादी कर लेती है, रीमैरिज कर लेती है, डिवोर्स होने के बाद या पति के मरने के बाद दूसरी शादी करती है, तो भी उसका जो नेशनलिटी का कैडर है वो कम नहीं होगा, उसकी नेशनलिटी इंटैक्ट रहेगी। तो मान लीजिए कि किसी महिला का हस्बैंड दुर्भाग्यवश चल बसा, तो 7 साल के बाद उसको नेशनलिटी ज़रूर मिल सकती है, और उसने अगर दूसरी शादी भी कर ली तो भी उसकी नेशनलिटी और उसके बच्चों की नेशनलिटी नहीं जाएगी। लेकिन 2 ऐसे सिचुएशन है जिनके अंदर उसकी नेशनलिटी जा सकती है। अगर वो औरत पहले हस्बैंड के गुजर जाने के बाद किसी फॉरेन नेशनल के साथ शादी कर लेती है, तो फिर यूएई जो है वो इस नेशनलिटी को रखने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि यूएई को ड्यूअल सिटीजनशिप मंजूर नहीं है। तो इसकी वजह से वो औरत अगर किसी दूसरे फॉरेन नेशनल के साथ भी शादी कर लेती है तो इसका जो सिटीजनशिप है वो जा सकता है। और ऑब्वियसली वो अगर किसी दूसरे देश की नेशनलिटी ले लेती है तो ये नेशनलिटी उसको छोड़नी पड़ेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नेशनलिटी बाय न्यूट्रलाइजेशन की। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ के लोग हैं जिनको नेशनलिटी यूएई की ऐसे ही मिल सकती है, जो कि है यहाँ पर ओमानी, कतारी या बहरीनी ओरिजिन के जो लोग हैं उनको वहाँ पर यूएई की सिटीज़नशिप बड़े ही आसानी से मिल सकती है, और उनको खाली यूएई के अंदर जो है वो 3 साल तक ही रहना पड़ेगा, और वो फिज़िकल उनका एग्जिस्टेंस 3 साल तक वो अगर प्रूव कर पाए तो उनको नेशनलिटी मिल सकती है, बशर्ते उनका भी कंडक्ट जो है वो बिल्कुल अच्छा खासा रहा हो, उनका बिहेवियर अच्छा रहा हो, वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना हुए हों। इसके अलावा किसी भी अरब ट्राइब के अगर लोग हैं जो कि यूएई के नेबरिंग कंट्रीज़ में रहे हैं और वो यूएई के अंदर आकर के 3 साल तक रहते हैं, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं है, उनका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ़ है, सभी के साथ बिल्कुल अच्छे संबंध है, और यूएई की ट्रस्ट या उनकी सिक्योरिटी को कहीं पर भी ख़तरा ये पोज नहीं करते हैं, तो उनको नेशनलिटी मिल सकती है। इसी के साथ साथ कोई भी ऐसा आदमी जो कि फुल लीगल कैपेसिटी एंजॉय करता है, जो कि यूएई के अंदर कम से कम 7 साल तक रहा है, वो न्यूट्रलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका इनकम बिल्कुल लॉफुल है, किसी भी अनलॉफुल वे से वो इनकम नहीं कमाता है। साथ ही साथ गुड रेपुटेशन है, यानी कि उनकी अच्छी खासी जो रेपुटेशन जो है, यानी कि हम कहते हैं कि समाज में जो इज़्ज़त है वो अच्छी खासी है। गुड कंडक्ट,
यानी कि कहीं पर भी किसी भी मिसबिहेवियर में ये पकड़े नहीं गए हैं या उन्होंने किया नहीं है, और साथ ही साथ किसी भी ऐसे ऑफेंस में वो पकड़े नहीं गए हैं जैसे कि डिसऑनेस्टी हो गया या फ्रॉड हो गया या ऐसी कोई चीज़ या टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई। ऐसे में अगर आप कहीं पर भी पकड़े नहीं गए हैं, बिल्कुल क्लीन क्लियर रिकॉर्ड है, तो आपको नेशनलिटी न्यूट्रलाइजेशन के तहत मिल सकती है। साथ ही साथ कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि फुल लीगल कैपेसिटी एंजॉय करता है और 1940 या उससे पहले से यूएई के अंदर रहता आया है, और जब उनका वो एक्ट आया लॉ नंबर 17 ऑफ 1972, उसके बाद भी उसने अपनी जो रेसिडेंटशिप है वो उस लॉ के तहत उसकी जो रेसिडेंटशिप है वो हम कहें कि कंप्लाई करती है, तो फिर उस आदमी को वहाँ पर रेसिडेंटशिप दे दी जाती है। और साथ ही साथ बाकी की चीज़ें भी हैं ही कि उसकी रेपुटेशन अच्छी हो, लीगल वेज ऑफ इनकम हो, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो लोग इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं, जो नए सिरे से वहाँ पर गए हैं, उनके लिए यूएई की सिटीज़नशिप बहुत ज़्यादा देर लगा सकती है, क्योंकि उनकी बेसिक शर्त ही यही है कि कोई भी ऐसा आदमी जो इस एक्ट के बाद आया हुआ है, लॉ नंबर 17 1972 एक्ट जब बना था उसके बाद आया है, तो वो आदमी कम से कम यूएई के अंदर 30 साल तक 30 इयर्स तक रहना चाहिए, उसके बाद ही वो न्यूट्रलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसकी वजह से ये बाकी के जो नेशनलिटी के लोग हैं जो कि 1972 के बाद वहाँ पर गए हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये मुश्किल साबित हो सकता है सिटीज़नशिप पाना। हालांकि आप वहाँ पर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सिटीज़नशिप पानी है तो 30 साल का वेट करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर कुछ कुछ उन्होंने जो है वो एक्सेप्शंस भी किए हुए हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि आउटस्टैंडिंग सर्विसेज कर रहा है यूएई के लिए, तो उसको सिटीज़नशिप ग्रांट की जा सकती है, भले ही फिर वो कितने ही साल वहाँ पर रहा हो, वो सिर्फ 6 महीने भी वहाँ पर रहा है, लेकिन वो यूएई के लिए कुछ आउटस्टैंडिंग सर्विसेज कर रहा है, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है, तो फिर उसको सिटीज़नशिप दे दी जा सकती है। इसी के साथ साथ जो बच्चे यूएई की किसी माँ के हैं, लेकिन वो बच्चे अब किसी फॉरेन के व्यक्ति के साथ मैरिड है और उनके मैरिज का काल जो है वो 6 साल से ज़्यादा का है, तो भी ये बच्चे जो हैं वो यूएई की सिटीज़नशिप पा सकते हैं अगर उन्होंने वहाँ की सिटीज़नशिप नहीं पाई है और उनकी माँ जो है वो अभी भी अगर यूएई की सिटीज़न है तो वो यूएई की सिटीज़नशिप पा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा वहाँ के जो मेन है उनके तरफ से कुछ लोगों को नॉमिनेट भी किया जा सकता है नेशनलिटी देने के लिए, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक फील्ड के ही होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, स्पेशलिस्ट हो गए, इनोवेटर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, इंटेलेक्चुअल्स हो गए, इंडिविजुअल्स विद क्रिएटिव टैलेंट हो गए। तो इस फील्ड में से कोई भी अगर व्यक्ति है तो उसको नॉमिनेट किया जा सकता है यूएई की नेशनलिटी के लिए। हालांकि इसके लिए जो उन्होंने नॉर्म्स रखे हैं वो काफ़ी अलग तरीके के हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्टर है तो उसकी यूएई के अंदर कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर वो डॉक्टर है, डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, जिस डिसिप्लिन का वो पढ़ा लिखा है वहाँ का साइंटिफिक उसके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 10 साल तक उसकी जो है वो प्रैक्टिस हुई होनी चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस डॉक्टर है तो उसको मिल सकती है। इसी के साथ साथ अगर कोई साइंटिस्ट है तो वो एक्टिवली किसी रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के अंदर, और साथ ही साथ 10 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर इनोवेटर है तो एक या उससे ज़्यादा पेटेंट होने चाहिए जो कि यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी की तरफ से अप्रूव्ड होने चाहिए। अगर कोई यहाँ पर इंटेलेक्चुअल या कोई ऐसे इंडिविजुअल है जो कि अपने आर्ट में या क्रिएटिव टैलेंट में बहुत बढ़िया हैं, तो उनके लिए क्राइटेरिया ये होगा कि उन्होंने कम से कम जो है वो एक इंटरनेशनल अवार्ड जीता हो, वो अपने फील्ड में बिल्कुल माहिर हो, और साथ ही साथ एक रिकमेंडेशन लेटर भी उनको चाहिए होगा। इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस में वहाँ के जो हम कहें कि मेन है या उनको जो वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं उनके अधिकार में भी आता है कि किसी को अगर यूएई की नेशनलिटी देनी है या नहीं देनी है, उसके लिए फिर वो वहाँ पर कितने देर तक रहा है, नहीं रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्या है, ये कुछ मैटर नहीं करता है। ये अधिकार जो है वो डायरेक्टली वहाँ के क्राउन प्रिंस के अंडर आता है।
तो ऐसे नेशनलिटी बहुत ही रेयर केसेस में मिलती है। जनरली लोगों को पूरे न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस से होकर के ही गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों ये है पूरा लेखा जोखा, इस तरीके से जो है वो आप दुबई की वहाँ पर सिटीजनशिप पा सकते हैं। अब इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस होती है वो भी बिल्कुल बाकी कंट्रीज़ की तरह ही होती है। आपको आप अगर वहाँ पर परमानेंट रेसिडेंट है तो उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा, आपका इनकम प्रूफ दिखाना पड़ेगा, एजुकेशनल प्रूफ दिखाना पड़ेगा, आपके फैमिली में कौन से मेंबर्स हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट कितने हैं ये दिखाना पड़ेगा, इनकम प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको दिखानी पड़ेगी। साथ ही साथ आपकी दूसरे किसी कंट्री की नेशनलिटी है तो उसको आपको वहाँ पर गिव अप करना पड़ेगा, उसको सरेंडर करना पड़ेगा। और ये सारे एप्लीकेशंस जो है वो वहाँ की कमिटीज़ के द्वारा रिव्यू किए जाते हैं। उनके अंदर अगर कुछ कमी लगती है तो फिर आपको उसके बारे में इत्तला कर दी जाती है कि ये कमी है, वो कमी है। और अगर सब कुछ सही रहा तो फिर आपको सिटीज़नशिप जो है वो ग्रांट कर दी जाती है। और उसके लिए अलग से आपको ओथ भी लेनी पड़ती है, और ओथ लेने के बाद आप वहाँ के सिटीज़न जो है वो बन जाते हैं। और वहाँ के जो कायदे कानून हैं और सोशल नॉर्म्स हैं उनको भी आपको वहाँ पर मानना पड़ता है। जाते जाते एक प्रो टिप आपको देता जाता हूँ कि वहाँ के जो सोशल नॉर्म्स है वो थोड़े बहुत सख्त हैं बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो है वो शॉर्ट क्लोथ्स या ट्रांसपेरेंट क्लोथ्स ऐसे अलाउड नहीं है पब्लिक प्लेस में। साथ ही साथ यहाँ पर अगर कोई प्राइवेट पूल या प्राइवेट पार्टी है तो वहाँ पर स्विम वेयर आप पहन सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी टोटली न्यूड नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पब्लिक प्लेस में आप कहीं पर भी अफेक्शन नहीं दिखा सकते हैं, किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते हैं, किसी को किस नहीं कर सकते हैं, किसी को हग नहीं कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा हाथ पकड़ सकते हैं, वो भी अगर आप मैरिड हैं तो। उसके अलावा वहाँ पर आप इस तरीके से अफेक्शन पब्लिकली नहीं दिखा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मर्दों को भी कपड़े पहनने का वहाँ पर नॉर्म सेट किए गए हैं। कहीं पर भी वो अपनी छाती खुली रखी है या पेट खुला रखा है ऐसा कहीं पर भी नहीं चल सकता है। वुमेंस के लिए ख़ास तौर पर उनके कंधे या उनकी बैक या उनका स्टमक खुला नहीं रह सकता है, ऐसे ही कपड़े उनको पहनने पड़ते हैं। इसी के साथ साथ वहाँ पर जो है वो 5 टाइम नमाज होती है, तो जब नमाज हो रही है तब आप कहीं पर भी लाउड म्यूज़िक नहीं बजा सकते हैं, वहाँ पर शोरगुल नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पब्लिक प्लेस में आपको किसी भी तरीके का नशा करना पूरी तरीके से बैन है। आप रास्ते के ऊपर पार्टी वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की वहाँ पर जो है वो लाइफस्टाइल है, तो उसके साथ आपको कंप्लाई करना पड़ेगा अगर आप वहाँ के नेशनल होना चाहते हैं तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।